Bismillahirrahmanirrahim and welcome to the new and exciting episode of Talk Show with सलमान प्राचा। और आज सुबह यकदम मुझे ख्याल आया कि बजट आ रहा है और कल कुछ हमने इकोनॉमिक सर्वेस की बातें सुनी और आज हमने सुना कि बजट आना है पार्लियामेंट में, जबकि ऑपोजिशन का तो उसके बिल्कुल बरक्स ख्याल था कि उनका ये था कि हम बजट को नहीं पेश होने देंगे। लेकिन बहरहाल हमारे मिनिस्टर हमाद अजहर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बजट पेश कर लिया। लेकिन इस बजट की इस वक्त एक्चुअल क्या सूरत हाल है, हमें किस हिसाब से बजट की नीड की किस तरह से उन्होंने असेस की है, और साथ के साथ हम ये आज जो हमारे एक्सपर्ट है उनसे हम ये भी पूछेंगे कि क्या ये बजट बाकी रियलिटी तौर के ऊपर इस बजट की कोई अहमियत है इस वक्त के दौर के, इस वक्त का जो हम जिस मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं। तो मैं जनाब वेलकम करता हूं उसामा रिजवी को, वेरी वेल नोन बैंकर, फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, और उसके बाद इनकी सारी की सारी जो बजट के ऊपर होती है वो अपने एनालिसिस डिफरेंट न्यूज़पेपर के अंदर ये एज अ कॉलमिस्ट काम करते हैं और वहां पे भी अपने व्यूज लिखते हैं। वैसे प्रो पीटीआई हैं लेकिन कहते ये हैं कि मैं न्यूट्रल राय देता हूँ। आज ये देखना है कि आज ये बजट के ऊपर कितनी न्यूट्रल राय देते हैं। तो आई वेलकम उसामा रिजवी, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच सलमान, इट्स अ प्लेजर। ओके उसामा, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द बजट? हाउ इज द बजट? उससे पहले एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर रेफरेंस पॉइंट? क्या व्हाट वर द कॉमन मैन, हम लोग ये पहले डिसाइड करें, एक आम बंदा क्या एक्सपेक्ट कर रहा था बजट से। सबसे पहले तो ये पता करना चाहिए ना, उसके अगेंस्ट ही आप देखेंगे हर चीज को, एक बेंचमार्क के या एक रेफरेंस पॉइंट के अगेंस्ट देखेंगे। तो अब इसके अंदर भी दो चीजें आ जाएंगी। सबसे पहली चीज ये है कि इस साल को या पिछले फाइनेंशियल ईयर से देखें ना आप, पिछले समर से जून जुलाई से, उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्री कोविड, दूसरा पोस्ट कोविड। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि प्री कोविड, जब आपने पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे भी कल देखा होगा तो उसके अंदर वो जो गवर्नमेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब बता रहे थे सारा, तो एक उनका बड़ा एक हाईलाइट थी उस चीज़ की कि अगर ये कोविड कोरोना वायरस ना आता तो हम लोगों का जो इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी थी दैट वाज गोइंग वेरी वेल, और मतलब दूसरे अल्फाज में ये कोरोना वायरस ने ही सारा का सारा जो काम है वो खराब किया। तो ये मतलब बेशक मैं प्रो पीटीआई हूँ या, लेकिन न्यूट्रल रहने की इसमें ये जरूरत है कि दिस वाज नॉट अ वेरी गुड जस्टिफिकेशन। इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे थे, अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे। टैक्स के लिए टैक्सेशन, टैक्स बेस बढ़ाने के इश्यूज थे, नए रिफॉर्म्स के इश्यूज थे, स्ट्रक्चरल चेंजेस के इश्यूज थे, वही पुराने मसले मसाइल हमारे जो 2016-17 में कभी ठीक हो जाते थे, कभी दोबारा रीसर्फेस कर देते, उन्हीं के अंदर हमारे वो हम जौसल कर रहे थे। अब पोस्ट कोविड एक गवर्नमेंट को मिल गया स्केप गोट, ठीक है, कि इतने बिजनेसेस बंद हुए, इतने हजार अरब का हमें लॉस हुआ, सब कुछ हुआ। अब इसके अगेंस्ट इस बैकड्रॉप के अंदर रहते हुए जो गवर्नमेंट चाहेगी एटलीस्ट कि लोग इसको इसके अगेंस्ट व्यू करें, ठीक है, और करना बहुत हद तक इसका इफेक्ट भी बहुत आया है। देखिए मैंने पहले भी और प्रोग्राम्स में भी बताया कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होती है ना इकोनॉमी, तो इसके अंदर अब एक वेरिएबल एंटर हुआ है। तो आपको पता है कि जब भी एक नया वेरिएबल, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंटर होता है तो उसके हजारों के हिसाब से जो है ना आगे आउटकम्स निकलते हैं, ठीक है, उनके थ्रेड्स निकलते हैं, उसको आप उसकी काफ़ी इन डेप्थ उसकी जाके कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। तो इसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो मेरे लिहाज से तो बजट काफ़ी एक्सपेक्टेड था, जो वही आया जिस तरह की एक्सपेक्टेशन लग रही थी आफ्टर कोरोना वायरस और जो हालात हो चुके थे, तो उसके मुताबिक ही है नहीं। लेकिन सवाल तो ये है ना कि क्या आपने कोरोना वायरस के टाइम के ऊपर आवाम को क्या रिलीफ दी है? यानी कि बजट तो फिर अच्छे जो मुल्क जो कोरोना वायरस से इफेक्टेड हैं उनके तो बजट फिर बहुत ज्यादा ओपन इस तरह के आते हैं कि जहां पे वो ये देखते हैं कि हमने आवाम को क्या रिलीफ दिया। तो यहाँ पे हमने आवाम को इस बजट में क्या रिलीफ दिया? आवाम को रिलीफ देखें, एक पहले बताएं कि क्या हमारी गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी इस पोजीशन में थी इससे पहले भी कि आवाम को हम बहुत ज़्यादा रिलीफ दे सकते हैं? पहली बात है कि नहीं थी। दूसरी बात यह है कि आफ्टर कोरोना वायरस हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, लेकिन इसके अंदर आप जो पॉजिटिव चीज़ है उसको हाईलाइट ये करना चाहिए कि आपने देखा है 1200 अरब 1200 बिलियन रुपीस पीकेआर का उन्होंने रिलीफ पैकेज दिया, जो कि मैं समझता हूँ कि बीइंग एन इमर्जिंग इकोनॉमी इट वाज गुड इनफ। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को दिया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर मैं भी आपको आगे जाके स्टैट शेयर करता हूँ, उसके अंदर उन्होंने उसके फॉर्म में उनको सब्सिडीज प्रोवाइड की हैं, और भी रिलीफ फंड मिला है
बड़ी दूसरी इंडस्ट्रीज को भी मिला है। तो एक हद तक जहाँ तक गवर्नमेंट कर सकती थी उस हद तक तो उन्होंने इस रिलीफ पैकेज की फॉर्म में रिलीफ दे दिया था। अब उनकी आप समझें कि एक लेवल था पूरा का पूरा, उसमें से इतना लेवल रीच हो गया, अब 2-3% रह गया, दोबारा एक रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ बजट वाज वेरी डिफिकल्ट, वाज नॉट रियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट। लेकिन मेरा अब आपसे बजट के ऊपर पहला सवाल ये है कि मुझे आप ये बताएं कि आपने ये कहा कि हमने जो है वो मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ानी। अच्छा, अब सवाल मेरा यहाँ पे आपसे ये है कि पिछले 3 साल का अगर कंपैरिजन निकालें और 3 साल में जिस तरीके से आपकी महंगाई की शरह बढ़ी है, क्या उसी तरीके से लोगों की इनकम की शरह भी बढ़ी है? ऑब्वियसली नहीं बढ़ी। अब अगर इनकम की शरह वो नहीं बढ़ी और महंगाई की शरह बढ़ रही है, तो फिर क्या हमने उसके हिसाब से बजट की तैयारी की थी? नहीं, लेकिन अब आप रिसेंटली ये देखें कि क्या आपने इन्फ्लेशन की फिगर्स देखी है कि डबल डिजिट से इन्फ्लेशन की जो फिगर्स हैं, इट इज नाउ इन सिंगल डिजिट्स, राइट? अगर मैं गलत ही तो 8.5% टू 8%, राइट? और ये अब ये जिन मर्जी फैक्टर्स की वजह से हुआ, तो ये इसके अगेंस्ट व्यू करें तो ठीक है, गवर्नमेंट हमारी तैयार नहीं थी, और क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ और ये क्लियर भी किया है कि इससे पहले भी हालात इतने अच्छे नहीं जा रहे थे गवर्नमेंट के, मैं इस बात पे सपोर्ट नहीं कर रहा, काफ़ी कन्फ्यूजन थी, उनकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी आप कहें वीक थी। इस लिहाज से पहली एग्जांपल ली थी कि IMF के पास जाना है नहीं जाना, यही नहीं डिसाइड हो पा रहा था, जबकि इट वाज कंफर्म कि जाना पड़ेगा आपको। तो ऐसी काफ़ी और भी चीज़ें थी जिनकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस कम रही है, और हाँ उसका इफेक्ट आप देखें कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन्फ्लेशन आप नहीं एडजस्ट कर सकते, उस लिहाज से सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट महंगी हैं, 15%, 20%, 15%, 20%। तो ये तो इससे अच्छा, नहीं रहा कि एक बात इन्होंने ये कहा कि हमने FPR के ऊपर ये सोचा है कि हम FPR के 4250 बिलियन रुपीस हमने अपना एक लगाया है तखमीना कि हम उसके मुताबिक रिकवरी करेंगे। अब सवाल मेरा आपसे पहला इसके मुतालिक ये है कि जब पिछले साल हमने यही काम FPR के थ्रू किया था और हमने मोबाइल के ऊपर टैक्सेस लगाना शुरू किए और हमने मुख्तलिफ किस्म के टैक्स रिफॉर्मेशंस की, तो हमारी टैक्स की रेशो कम हो गई। और हमने इस साल जो टैक्स की अगेन जो हमने फोरकास्टिंग की है वो पिछले साल के बजट के बिल्कुल ऐन मुताबिक किया, हमने उसमें कोई खास बड़ा रद्दोबदल नहीं किया। अब सवाल ये है कि जब हम FPR के पिछले पूरे साल जब ना कोविड था ना कुछ था, हम वो कलेक्शन नहीं कर सके, तो हमने इस साल किस तरह करनी? मैं आपको बताता हूँ, बजट का आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। इसके ऊपर ये है, सबसे पहले देखेंगे टैक्स का जो रेवेन्यू था ना, उसका टारगेट बहुत अनरियलिस्टिक था जो IMF ने रखा है, 5.5 ट्रिलियन। वो तो किसी भी कोविड आता ना आता हमारे हालात बहुत बेहतर भी हो जाते, खराब होने के बजाय इससे बेहतर भी हो जाते ना अगर, तो वो टारगेट पूरा नहीं होना था, ठीक है। उसको रिवाइज किया गया, 4.8 पे आ गया। उसके बाद फिर ये कोविड वगैरह की वजह से हमने जो कलेक्ट किया वो दैट इज 3.9 ट्रिलियन, ठीक है, इतना हो जाएगा। अभी ये मंथ एंड होगा 3.9 ट्रिलियन तक हो जाएगा। ये एक पार्ट हो गया इसका। अब नेक्स्ट के लिए इन्होंने जो टारगेट रखा है वो टारगेट है 4.95 ट्रिलियन का, ऑलमोस्ट इतना। ये अभी के कलेक्शन के अगेंस्ट 29% इंक्रीज है इस टैक्स रेवेन्यू का जो टारगेट है उसके अंदर। तो ये जो आपने बात की है ये बहुत रेलेवेंट है इस लिहाज से कि जब हम पहले ही ये चीजें पहले वाला ही टारगेट पूरा नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट और बिल्कुल अब जब कोविड कोरोना वायरस आ चुका है उसके बाद ये किस तरह हम लोग पूरा कर सकते हैं, इसका आंसर ये है, 2 पार्ट आंसर है कि पहले आपको समझना ये है कि इतना हाई टैक्स क्या कहते हैं गोल देने की रीज़न क्या है सर। उसकी सबसे पहली रीज़न ये है कि हम IMF के प्रोग्राम में इस वक्त उनके प्रोग्राम की कुछ शराइत होती है, वॉशिंगटन कंसेंसस जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर मेन जो फोकस होता है ना IMF का, और ये वन ऑफ द रीजंस कि IMF की पॉलिसीज को अच्छा नहीं समझा जाता है इमर्जिंग मार्केट के लिए, वो ये होता है कि हम लोग आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, अपना डेफिसिट कम करना है, अपने जो मर्जी हो। और आपको भी पता है, आप भी बिजनेस वर्ल्ड और इस सब से वाकिफ हैं कि रेवेन्यू एक ही तरह से ज्यादा होता है जब आप रिसेशनरी पॉलिसी लगाते हैं फिस्कल, जिसके अंदर टैक्सेस बढ़ा देते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर देते हैं। ये आप साइड समझ ली आपने इसकी। अब आप हमारी कंट्री को देखें, हमें इस वक्त गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है, हमें एक्सपेंशन की ज़रूरत है, हमें एक्सपेंशनरी पॉलिसी की ज़रूरत है, लेकिन हमारा डिलेमा ये है क्योंकि हम IMF के पास जा चुके हैं, हम लोग इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। लिहाजा हमने बजट का टारगेट तो दे दिया है नेक्स्ट ईयर का 4.95 ट्रिलियन का बजट, ये रेवेन्यू का,
मगर मैं काफी सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये इसके करीब भी शायद ना पहुंचे। गवर्नमेंट इसके करीब भी टैक्सेशन नहीं गैदर कर सकेगी, क्योंकि हम टैक्स करंट को तो स्क्वीज कर सकते हैं, लेकिन टैक्स बेस बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? आपको पता है, फिर एफबीआई से एसोसिएटेड और भी चीजें हैं इनकी, वो क्या कहते हैं उसको, आपको वो करते हैं आके दबाव डालते हैं, और इनकी और तरह की जो सिलसिले आपको पता शुरू होते हैं, तो लोग काफी डर जाते हैं। फियर की भी एक एनवायरनमेंट है इनके अगेंस्ट। अच्छा, मेरा अगला सवाल ही ये था, मुझे ये बताएं कि अगर हमने दबाव ही डालना है, और आईएमएफ ने तो ये कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस में आप 4 रुपए फी यूनिट बढ़ाएं, जबकि गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त 2 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बढ़ाने की मुकम्मल तौर पर तैयारी करके इम्प्लीमेंट कर रही है। सवाल मेरा ये है कि दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये कहती है कि हमें बिजली में जो हमारे इलेक्ट्रिक हाउसेज हैं उसके ऊपर हमें तकरीबन 450 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, अगर मेरी फिगर गलत नहीं है। अच्छा, अब अगर यही सूरत हाल है जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि हमें नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब जो हमारे जो हमारे इलेक्ट्रिक पावर हाउसेज जो तेल से चलते थे, तो तेल की तो पिछले 6 महीने से प्राइसेस डाउन थी, तब हमने क्या किया फिर? यानी कि हम, इसका मतलब ये फिर लॉस कहां से आ रहा है, और फिर हमने वही लॉस पूरे का पूरा अवाम पे डालने की पूरी प्लानिंग कर दी है कि हम 2 रुपए फी यूनिट बढ़ा दें। मतलब अगेन फिर वही समझ नहीं आ रहा कि फिर क्या रिलीफ तो कुछ भी ना हो, तो फिर हम अगेन मुश्किल में हमें फेंक दिए। लॉस की तेल की कीमतें बिल्कुल कम थी, बल्कि लोएस्ट गई हैं मॉडर्न ये पिछले 1-2 दहाइयों में। जो ब्रेंट भी WTI दोनों, अब उसमें रीजन ये क्या हमने ये देखा कि गवर्नमेंट ने उसी दौरान परचेज भी किया कि नहीं किया? इतनी कम अमाउंट जब वैल्यू पे तेल आया था, तो क्या हमारी गवर्नमेंट ने इसको परचेज किया है या नहीं किया? दूसरी चीज ये है कि तेल का जो पूरा सिलसिला चल रहा होता है वो फॉरवर्ड फ्यूचर्स के अंदर आ रहा होता है, राइट? कि हम जो अभी वाला यूज कर रहे हैं वो अभी से पिछले 3-4 हफ्ते पहले परचेज किया हुआ है, इसी तरह आगे चलता रहता है। लेकिन ये भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता कि अगर तेल की कीमतें कम है तो आप क्यों 2-3 रुपए बढ़ाने की कर रहे हैं, और आपको लॉसेज इस तरह कैसे होगी? उसका आंसर एक ही है और सबको पता है, बड़ा क्लिशेड आंसर है, वो है लाइन लॉसेज, इनएफिशिएंसीज, मिसमैनेजमेंट, इनएप्टीट्यूड। वंस अगेन इसमें मैं कोई डिफेंड नहीं कर सकता, ये लाइन लॉसेज का जो सवाल तो ये है जाता है, लाइन लॉसेज की जो की वजह से ये कॉस्ट आती है, वो दैट रन्स इनटू बिलियंस। तो जब तक उसको नहीं पूरा करेंगे हम लोग, तो उसके ये हम लोग तेल बेशक और नीचे आ जाए, हम लोग इस चीज को पूरा नहीं कर पाएंगे और बिजली की कीमतें। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि यार आखिर कब तक हमने जो है वो अवाम के ऊपर बोझ डालते ही रहना है? यानी कि इनकी इनएफिशिएंसीज, इनकी पुअर मैनेजमेंट, इनकी जो है वो नॉन क्वालिटी, इनकी पूरी की पूरी डिसिप्लिनरी, उसके चक्कर में वही बात है कि फिर पैसा आम आदमी ने देना है। देखिए ना, बात ये है कि जितने भी बड़ा कारोबारी है, बड़ा बिजनेसमैन है, बजट उसको कुछ नहीं कहता। बजट, असल चीज तो ये है कि हमने अपनी जो हमारी लोअर क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास है, हम उसको क्या दे रहे हैं बजट से? ये इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर ये ना बजट में है, ना ये इकोनॉमिक जो फिगर्स होती हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसमें है। इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, जो मेरे ख्याल से आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई उनमें से किसी ने भी इसको ऊपर ना फोकस किया है, ना ही मैं देखता हूँ कोई मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसके ऊपर बात होती है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। उसका आंसर ये है कि इन सब का जो एक पीछे रूट, ये जो हम चीजें मैनेज कर रहे हैं, जो आप अभी कह रहे हैं बिजली की कीमत है, दूसरी चीजें हैं कि ये सही होती है नहीं होती, तो ये सब का मेन रीजन है, क्या कहते हैं, सिम्टम्स हैं। एक चीज है ना, उसके सिम्टम्स शो हो रहे हैं, ये सिम्टम्स हैं। हम लोग पिछले वो क्या कहते हैं, जब से ये आईएमएफ और इसका सिलसिला शुरू हुआ, हम उस सिम्टम को मैनेज करी जा रहे हैं, सिम्टम मैनेजमेंट। कभी सिम्टम ठीक हो जाते हैं, रिपोर्ट सही भी आती है हमारी कंट्री की, कभी फिर सिम्टम दोबारा खराब हो जाते हैं। तो असल तो कॉज वो है ना कि जो रूट कॉज है, जब तक उसको आप नहीं देखेंगे तो सिम्टम्स तो वैसे ही चलते रहेंगे। और रूट कॉज के ऊपर वंस अगेन मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं करता। रूट कॉज क्या है आपका? सबसे पहले सलमान देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल। इन चीजों पे कभी आपने सुना बात हो रही हो, या इन चीजों पे कभी फोकस हो, इनकी चीजों पे कभी शो हो, इनके ऊपर कभी कोई इनिशिएटिव आ रहा हो किसी गवर्नमेंट का? नोवेयर, कभी भी। इन दी एंड हर डिपार्टमेंट में इंसानों ने काम करना है ना। अगर आप इंसानों को सही तरह इक्विप करेंगे, इनको सही तरह ट्रेन करेंगे, तो अब आप कह रहे होंगे इसका इससे क्या ताल्लुक है लाइन लॉसेस से या गवर्नमेंट की? तो इन लोगों ने गवर्नमेंट रन करनी है ना, यही सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, यही पॉलिसी मेकर्स होते हैं।
तो जब तक आप इनको सही तरह इनके अंदर वो माइंडसेट डेवलप नहीं करेंगे कि वो एफिशिएंसी की तरफ जाएं, वो प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएं, वो इफेक्टिवनेस की ये तो हमारे ऑफिसेज में, हमारे यूनिवर्सिटीज में अनफॉर्चुनेटली किसी को ये वर्ड्स मतलब पढ़ने की हद तक लोग रखते हैं, असल में इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो जो आपका क्वेश्चन है ना कि कब तक करते रहेंगे, तब तक अगले 100 ईयर्स तक ऐसे ही चलता रहेगा, कभी ठीक कभी खराब, जब तक इन स्ट्रक्चरल इश्यूज जिन्हें कहते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, वो ये है कि आपने ह्यूमन कैपिटल कैसे डेवलप करना है। जो हमारी ओवरऑल नेशनल नैरेटिव है ना एक, वो पॉलिटिक्स से हटके इकोनॉमिक्स की तरफ कब जाएगा, इन्वेस्टमेंट की तरफ कब जाएगा, नॉलेज इकोनॉमी की तरफ कब जाएगा, ये सब चीजें हैं जिन पे फोकस करने की जरूरत है। ये हर एक को पता होगा ये चीजें, लेकिन कोई इस पे काम नहीं करता क्योंकि उनको पता नहीं है, या वो रियलाइज नहीं करते, या वो रियलाइज करना नहीं चाहते कि इस चीज का इफेक्ट, इस चीज का जो रिजल्ट है वो कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है। आप पढ़ें चाइना की स्टडीज, आप पढ़ें यूएस की हिस्ट्री, आपको पता लगेगा उन्होंने कोई एक्सपोर्ट्स के ऊपर से नहीं शुरू किया, उन्होंने कोई बिजली की मशीन से नहीं शुरू किया, उन्होंने इन चीजों से शुरू किया, बेसिक से। जब तक इन चीजों को टच नहीं करेंगे फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर इसी तरह रहेगा। ये कब तक का जो क्वेश्चन है ना, ये इनफिनिट है, until unless these things are addressed। अच्छा, सवाल ये है कि चलें, ये तो आपने बात की ना, ये चीजें तो इनफिनिट है, इनको तो चलो हम साइड लाइन करा देते हैं। ये बताएं इस बजट में इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के लिए क्या दिया है? उन्होंने एक्सपोर्ट्स पे उन्होंने काफी सेक्टर्स के अंदर ये जो है अपनी ड्यूटीज उनको कम किया है, ठीक है। साथ ही जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनके ऊपर भी इन्होंने थोड़ी सी कंड्यूसिव उनको किया है, उनके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट की है। लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अक्सर लोग क्वेश्चन भी नहीं उस बारे में पूछते, वो ये है कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स के लिए ज़रूरी क्या है। एक्साइज आपकी ड्यूटीज़ भी ठीक है, सब चीज़ें भी ठीक हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरी जो चीज़ होती है वो दैट इज़ के आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, ठीक है। जब तक आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे नहीं आएगी ना, आप एक्सपोर्टर्स के लिए मैं कहता हूँ नई कंपनीज बना दें, उनको ऑर्डर्स लेके आ जाए गवर्नमेंट बाहर से, आपको वो फिजिबल नहीं रहेगा जब तक आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं ठीक। और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे ठीक होती है, अभी जो हमने पिछली सारी बातें की है उनसे, आपकी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ठीक हो, आपकी जो एनर्जी सिस्टम्स है वो एफिशिएंट हो, आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो, और भी बहुत सारे इशू और भी बहुत सारे फैक्टर्स। तो जब तक कॉस्ट ऑफ हम जो चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो 40-45% तक तो इम्पोर्टेड आइटम होते हैं, हम इम्पोर्ट करके उसके अंदर बना के फिर एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें 45% तो हमारा इम्पोर्टेड आइटम होता है। तो आपको वापस क्या मिलना है, आपकी एक्सपोर्ट को आप दे ही जाएं जितनी मर्जी सब्सिडीज, जब तक डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे। पिछले 250 साल से सब कॉन्टिनेंट सिर्फ एक ही चीज़ के अंदर है, टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स से अलावा भी दुनिया है, टेक्सटाइल्स को कितना बेच सकते हैं, राइट। अभी रिसेंटली अब जो कोरोना वायरस आया है 40% हमारी जो एक्सपोर्ट्स है ना उसका 40% उन कंट्रीज में जाता है विच आर मोस्ट बैडली इफेक्टेड बाय कोरोना वायरस। तो व्हाट विल यू डू अगर वो नहीं, कोई डिवर्सिफिकेशन ही नहीं है, कोई नई मार्केट्स की तरफ ध्यान ही नहीं है, रीजनल इंटीग्रेशन ही नहीं है, राइट। रीजनल इंटीग्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वैल्यू चेन्स वगैरह कहते हैं अमेरिका, पहले रीजनल तो करें, अपने आसपास के कंटिग्यूअस बॉर्डर्स पे तो जाएं। एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे, कता कलामी माफ, ये जो आप बहुत ही इस वक्त पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं कि रीजनल इंटीग्रेशन और ये सारी बातें इस गवर्नमेंट ने आने से पहले भी की थी। अब मुझे ये बताएं कि फिर इन्होंने 2 साल क्या किया है? ये इसका वही लोग सही जवाब सवाल है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं, इससे आम बंदा तो इसी से इफेक्टिव हो रहा है, इस वक्त इस चीज से इफेक्ट हो रहा है। आपके मुल्क में तकरीबन इस वक्त 1.5 से 2 करोड़ नौकरियां गई हैं। ये मेरे फिगर्स नहीं है, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के फिगर्स हैं। उन्होंने ये फोरकास्टिंग की है कि तकरीबन 1.5 करोड़ नौकरियां गई हैं इस कोविड पेंडेमिक के अंदर। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम उनके लिए क्या रिलीफ पैकेज, आपने 100 अरब रुपए का कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया, आज जो है वो उसके ऊपर नई रिफॉर्म्स है, उसके ऊपर क्या जवाब है, उसका कोई सवाल जवाब नहीं ना। देखिए ना कि इसमें ऐसे नहीं कह सकते आपके यार ये फैक्टर होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट मतलब ऊपर चली जाएगी। अब ये मैंने भी फिगर्स पढ़ी हैं, काफी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट ने भी बताया, मतलब कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इट इज मोर देन 10 मिलियन, करोड़ों में चली गई ये फिगर्स जो अनएम्प्लॉयड हुए हैं, टेम्परेरी हुए हैं, परमानेंट हुए हैं। अब इसके लिए आप कहें कि एक कोई चीज बताएं क्या की है,
ऐसे नहीं होता, इसके लिए स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसीज है। तो उसके अंदर आप देखें, मेरे पास अभी फिगर्स भी हैं कुछ हद तक जहाँ इनको देना चाहिए। कोरोना से पहले रेमिटेंसेस हमारी इंक्रीज हुई है, इन्होंने खास ऐसी पॉलिसीज की थी, सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा है। एग्रीकल्चर अभी आपने देखे ना, उसका पिछले साल भी बड़ा अच्छा उसका आउटपुट रहा है, आगे भी उन्होंने काफी अच्छी प्रोजेक्शन की है। और एग्रीकल्चर लोकस स्टॉर्म के लिए इन्होंने मेरे ख्याल से 40 अरब रुपए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भी साइड पे इन्होंने किए हैं स्पेसिफाइड। तो यही चीजें कर सकते हैं। अब हमारे जैसा मुल्क जिसमें इन्होंने पहले एक बार क्लेम कर दी थी कि पता नहीं कितने करोड़ नौकरियां हम निकालेंगे, विच वाज वेरी अनरियलिस्टिक। हम लोग जब तक नए सेक्टर्स नहीं खोलेंगे इतनी नौकरियां नहीं निकलेंगी। हर साल पता नहीं मिलियंस ऑफ MBAs ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएट जो लोग हैं वो मार्केट में आते हैं, लेकिन आगे नौकरियां नहीं मिलती कोई। तभी तो ब्रेन ड्रेन आपका एक है ना जो फिगर होती है, वो काफी हाई चली गई है पाकिस्तान की। तो अब आप कहेंगे इन्होंने भी एक सुन लेना, इन्होंने क्या ऐसा किया है कि अब आगे नौकरियां बनेंगी। तो ऐसा एज सच कोई स्पेसिफिक मेजर्स नहीं है, वो अब साथ साथ देखेंगे जब चलती हैं चीजें, सारी रिकवर होगी तभी साथ पता लगेगा। अभी इससे पहले इतनी आप समझेंगे आउट ऑफ स्कोप है गवर्नमेंट की पावर के भी कि एकदम से इतनी नौकरियां जनरेट करें, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक अस। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है आपसे कि हमाद अजहर साहब ने जब अपनी तकरीर आज शुरू की तो उन्होंने बजट की तकरीर शुरू करते साथ ही ये कहा कि हमने बहुत सारा लॉस कंट्रोल किया है और प्राइम मिनिस्टर की बड़ी अच्छी पॉलिसीज थी और प्राइम मिनिस्टर ने अपने एक्सपेंसेस को कम किया और हमने अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट और सब कुछ के हमने एक्सपेंसेस बड़े कम किए। नाउ द क्वेश्चन इज कि वेयर द कैबिनेट इज कंसिस्ट ऑफ 57 members in the current era, जहां पे लीडर ये कहता था कि मेरी कैबिनेट 10-12 लोगों से ज्यादा नहीं होगी, वहां उस लीडर की कैबिनेट जो है वो 57 है। तो फिर हमने कौन से खर्चे कम किए, हमने कौन सी बातें कम की और फिर हम साथ उसका चर्चा कर रहे हैं कि हम अगले बजट में भी इसको कम करेंगे। अब अगेन ओवर टू यू। देखिए, आपने देखा नहीं कि अब आजकल तो वो कंप्लेन करते हैं लोग, बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं बस मीटिंग्स में, तो ये ऑस्टेरिटी ड्राइव ही है और क्या चल रहा है। नहीं, इसमें ये है कि अब एक इंडिविजुअली वो बंदा, आप इसको इस तरह देखें, खर्चे कम स्टैटिस्टिकली हुए हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, और इसको प्रूव किया जा सकता है स्टैटिस्टिकली। आप बताएं। मैं कह रहा हूं आपने जो कहा खर्चे कम हुए हैं, स्टैटिस्टिकली कम हुए हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकली मतलब इन रियलिटी हुए हैं। किस एस्पेक्ट में हुए हैं वो और बात है, लेकिन देखें कि करंट अकाउंट डेफिसिट 73% ड्रॉप आया उसको, ठीक है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मतलब ड्रॉप है, ये कमाल है, मतलब दिस इज एन अचीवमेंट। इसके अलावा इंपोर्ट्स हमारी कम हुई है, तभी करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है, लेकिन इसके ऑपोजिट टैक्सेशन, टैक्स रेवेन्यू 17% बढ़ गया, राइट। पॉजिटिव थिंग्स, जहाँ जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए। क्या कहते हैं, हमारी इसी तरह जो है क्या कहते हैं नॉन टैक्स जो रेवेन्यू है हमारा, वो भी इंक्रीज हुआ है, हमारी FDI इंक्रीज हुई है। खर्चे कम होने से मैं आपको मतलब रिलेट कर रहा हूँ दूसरी चीजों के भी साथ, ठीक है, और हमारा भी क्या कहते हैं ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है। काफी फिगर्स हैं जो हमारे एक्सपेंडिचर्स थे, और हमारे इंटरनेशनल सिनेरियो ने हमारी मतलब इट वाज कंड्यूसिव टू अस, ऑयल प्राइसेस नीचे रही हैं और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने उसका अच्छा ठीक फायदा उठाया। सो आई वुड एग्री विद हिम कि ऑस्टेरिटी ड्राइव ने काफी बचत की है। अच्छा, दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि इस बजट में तकरीबन ये पहला दफा कोई ऐसा बजट मेरा ख्याल है ऐसा भी आया कि जिसमें नए टैक्सेस को बहुत बड़े टैक्सेस इम्पोज नहीं किए गए, तो बहुत बड़ी नई चीज इम्पोज नहीं की गई। लेकिन क्या हमने पिछले टैक्सेस में कोई कमी की बात भी की इस बजट में? अब आप देखें कि आपने मोबाइल बाहर से पहले आते थे, आपने उसके ऊपर टैक्स लगाया, इतना ज्यादा टैक्स लगाया कि वो मोबाइल वाली पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है वो इस वजह से बैठ गई भी है, और उसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान में मोबाइल की प्राइसेस ऑटोमेटिकली हाई क्रिएट करनी। अच्छा, आपने डबल टैक्सेस लगाए हुए थे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर, जिसकी वजह से गाड़ियों की प्राइसेस के अंदर 3 से 4 लाख रुपए इजाफा हुआ है, आपने उसकी कोई बात नहीं की, उसके टैक्सेस को कोई कम करने की आपने बात नहीं की। इसकी वजह से होंडा और टोयोटा जो है, जो पहले एक दिन में 500-500 गाड़ियां बनाती थी, वो 250-250, 200 के ऊपर आ रहे हैं, और कई तो उन्होंने अपने प्लांट्स ही बंद कर दिए। तो इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? यार, अब ये
हर पॉलिसी की ना एक कॉन्सिक्वेंसेस, अब अगर ना वो करते, आप मुझे बताएं, इसको ऑपोजिट देखें कि ये जो गाड़ियों का मैंने भी पढ़ा था, हमने सुना था कि यूनिट्स बंद हो गए हैं, प्रोडक्शन बंद हो गई है, कम हो गई है, डॉलर उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, आपको पता है कैसे स्पाइक्स हुई हैं, उसके बाद ये काफी असर हुआ है, दूसरा पे टैक्स थे। अगर ये ना की जाती हैं चीजें, तो फिर ये आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, या आपका जो आईएमएफ के पास जाना था, या आपकी बैंकरप्सी से बचा था, फिर इन चीजों को भी तो देखना था ना। हाँ, अब आप ये कहेंगे अब इसी के ऊपर फोकस करते रहें, तो वो फिर पॉलिसी की, मैं हमेशा कहता हूँ ना, दो चीजें होती है, एक होती है सीक्वेंसिंग, एक होती है पेसिंग। तो पेस भी कम करनी पड़ती है, सीक्वेंस भी चेंज करना पड़ता है। तो अब देखें उन्होंने, लेकिन आपने इसमें एक चीज नोटिस की कि आपने कहा ना इसमें नए टैक्सेस नहीं लगे, गवर्नमेंट ने नहीं लगाए, वो अफोर्ड नहीं कर सकते नए टैक्सेस लगाना, फिर इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी? ऑलरेडी इतना हाल हो रहा है। सवाल तो ये भी तो है ना कि जब पिछले साल इन्होंने नए टैक्सेस लगाए तो उसके बाद टैक्सेस कलेक्शन कितनी हुई है? तो वो तो मैंने आपको शुरू में बताया कि नहीं हुई, और उसकी वजह से आपको मैंने वो भी बताया क्यों नहीं हुई, क्योंकि नया टैक्स जो नेट था वो आपका बढ़ा ही नहीं। कुछ लाख लोग, मुझे याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई 7-8 मेरे ख्याल से लाख लोग, लेस देन 1 मिलियन थे जो नए टैक्स में एंटर हुए हैं। अब मैं बड़े 6,600 कुछ जो डिटेल्स है ना, वो टैक्स नेट में एंटर हुई है, लेकिन ये बड़ा कम यूनिट है ना, बड़ा कम पोर्शन है उसका ओवरऑल उसका। तो अब जब आप टैक्स करते हैं तो हम अवाम को भी, खाली गवर्नमेंट की साइड से निकल के थोड़ा अवाम के ऊपर भी आए, बिजनेसमैन के ऊपर भी आए, इसकी साइड भी देखें। हर दोनों चीजें चलती इकट्ठे, ठीक है ना, पूरा सिस्टम है वो दोनों लोग चलाते हैं। पॉपुलेशन जो आपकी वो गवर्नमेंट है, और दूसरी जो आपकी अवाम है, वो दोनों। तो आप उनको देखें, वो उनका एटीट्यूड क्या होता है जब टैक्स भरते हैं। जब भी कोई चीज इस तरफ जाती है, जब भी कोई चीज डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाती है, जब भी इनफॉर्मल सेक्टर को कहते हैं फॉर्मल सेक्टर में आए, आगे से ऑपोजिशन होती है। कोई नहीं चाहता कि वो, अब पिछले 30 साल से बिजनेस कर रहा था ना, स्विंडल कर रहा था, फ्लाइंग इनवॉइसेस बना रहा था, लीकेजेस फाइनेंशियल सिस्टम में मेंटेन कर रहा था, कोई नहीं चाहता कि ये सब चीजें खत्म हो। तो वन साइडेड एफर्ट नहीं होती, एक गवर्नमेंट एफर्ट कर सकती है, फिर उसकी कंप्लायंस होती है। तो आपको ये भी हाईलाइट करना चाहिए कि हमारी आवाम को भी एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा सा इनको भी थोड़ी सी कंप्लायंस आपने इतने लोगों को, मेरे दो मतलब काफी लोग बिजनेस करते हैं, वो हर कोई नाखुश था कि जी 17% लगा दिया ड्यूटी। अब उन्होंने, उनका काम तो लगाना है ना 17%, अच्छा इम्पोज करने के लिए भी उन्होंने पेनल्टीज दे दी, अपने सिस्टम्स अच्छे कर लिए, ठीक है। अब वो आप आगे से फ्लाइंग इनवॉइसेस बनाई जाएं, आप आगे से दूसरे बिजनेसेस के से चीजें ले जाएं अपना टैक्स बचाने के लिए, फिर इसके आगे क्या कर सकते हैं? नहीं, देखिए ये आपने पॉइंट, चले आपने अगर खुद ही रेस कर दिया, मैं वैसे रेस करने वाला था। सवाल ये है कि आपने अगर जीएसटी बढ़ाने की बात की 17%, तो दूसरी तरफ आप ये भी तो देखें ना कि आप जो प्राइस पहले प्रोडक्ट की रखी हुई थी आपने, आप उससे प्राइस बढ़ा नहीं सकते थे। उसकी वजह ये थी कि जाहिर बात है परचेजिंग पावर लोगों की कम है। अब आपको मैं 2-3 सिर्फ बताता हूँ, जो बड़े ब्रांड थे उन्होंने क्या किया कि अपनी ओरिजिनल प्राइस के अंदर 17% जीएसटी ऐड करके देना शुरू कर दिया, उनकी सेल कम हो गई है। हाँ जी, बिल्कुल। नाउ दिस इज द बिटर रियलिटी कि बिजनेस साइड को भी सेव नहीं कर सके। अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि इस बजट में एक नई चीज उन्होंने ये कहा कि जो कस्टम ड्यूटी है वो उन्होंने बढ़ाई है थोड़ी सी, लेकिन अभी उसके ऊपर उन्होंने तजवीज दी है, अभी उसके ऊपर शायद मजीद उन्होंने गौर करना है या क्या है, जिसके अंदर आपके तमाम टेबल, इंटीरियर, किचनवेयर, फर्नीचर, टॉयज, सब के ऊपर उन्होंने कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। अब इस सारी बात की अगेन बात समझ नहीं आई कि फिर हम एक तरफ कस्टम ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, हम बिजनेसमैन को दे नहीं रहे, फिर हम क्या कर क्या रहे हैं, हम क्यों कंफ्यूजन का शिकार हैं बजट के अंदर? नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन का शिकार नहीं है। टैक्स रेवेन्यू की भी बात की ना हमने कितनी बार। आप देखें कि गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के लिए दुनिया में जो द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज टैक्स, फिर ड्यूटीज हैं, सब चीजें। तो अगर अब आप ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट एक तो न्यू टैक्सेस भी इम्पोज ना करे और दूसरा कस्टम ड्यूटीज भी कम कर दे टोटली, तो फिर वो रेवेन्यू कहाँ से कमाएंगे? फिर वो नए कर्जे के लिए जाएंगे, तो फिर सब लोग कहेंगे कि यार आप लोग नए कर्जे के लिए चले गए हैं और आप लोग फिर आईएमएफ के पास जा रहे हैं। तो चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। मैंने आपको बताया कि सब्सिडीज भी दी गई हैं सीमेंट सेक्टर के लिए, मशीनरी इंपोर्ट पे, दूसरे भी इकोनॉमिक जोन पे। मैं डिटेल में भी, क्योंकि मैं स्पीच सुन रहा था और अभी डिटेल में आएंगी सारी और डिटेल्स भी आगे, तो काफ़ी जो सेक्टर्स हैं उनके लिए उनको कम किया गया। सीमेंट के लिए तो खास तौर पे उन्होंने रिसेंटली भी किया, और इसमें भी इन्होंने काफ़ी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। दूसरी चीज़ों का टेक्सटाइल के लिए किया है,
तो ये सब चीजें के साथ साथ उसको बैलेंस भी करना पड़ता है। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज वगैरह थोड़ी इंक्रीज कर रहे हैं तो ठीक है। अब बिजनेस के लिए आप कह रहे हैं बिजनेस को क्या नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, वो वंस अगेन सारी घूम के बाद फिर आ जाएगी हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी की हालत पे कि वो कैसे चलते हैं, कब चलते हैं, किस तरह ऑर्डर्स आते हैं उनको, कब नहीं आते। मैं तो बल्कि ये भी कह रहा हूँ कि हमारी रिकवरी मुल्क की खाली अब हमारे हाथ में नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन दी वर्ल्ड। आपको ऑर्डर्स और एक्सपोर्ट्स तभी आएंगे ना, बाहर चीजें चलेंगी, और ऊपर से आपकी थोड़ी सी आइटम्स हैं जो आपकी जानी होती हैं बाहर, उसके अंदर भी कोई इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है नहीं। तो ये तो बस बंदा एफर्ट के साथ साथ दुआ करनी पड़ेगी कि ये चीजें कितनी बेहतर होती। ये गवर्नमेंट के स्कोप से अक्सर चीजें बाहर निकल चुकी हैं ऑलरेडी, तो वो दे विल। ये तो ये एक चीज तो कंफर्म है ना, इसको बेशक कंक्लूडिंग रिमार्क समझे मेरा, कि जो नेक्स्ट कमिंग ईयर है और द कमिंग ईयर्स, अगले आने वाले साल, these are going to be very challenging for the government, बहुत ज्यादा। अपोजिंग फोर्सेस हैं, अपोजिंग, टैक्स ज्यादा चाहिए, टैक्स ज्यादा कर नहीं सकते, ठीक है, इनको रेवेन्यू ज्यादा चाहिए, रेवेन्यू कमाने के तरीके कम है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा चाहिए और कम करनी पड़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ बिजली बढ़ाई जा रही है। तो ये आप खुद देखें, सारे कॉन्ट्रडिक्टरी इनके पास सिनेरियोज हैं। नहीं तो फिर मैंने ठीक कहा ना कि अगेन गवर्नमेंट कंफ्यूजन का शिकार है कि जो हर चीज कॉन्ट्रडिक्टरी कर रही है। कंफ्यूजन के शिकार होना इट सीम्स के डेलिबरेट है। कंफ्यूज सिचुएशन में होना हो सकता है कि ओवरऑल सिनेरियो ऐसा हो। अब मैंने आपको बताया ना, आईएमएफ का प्लान है, उसको मैनेज करना है आपने, बड़ा मुश्किल है। कंफ्यूजन के शिकार जिन जगहों पे है वो हम देखते रहते हैं। चले आपसे आज का आखिरी सवाल, आपसे कंक्लूजन रिमार्क्स चाहिए। अवाम को अगले एक साल में क्या मिलेगा? अवाम को अगले एक साल में एक काफी टफ ईयर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जिसकी रिकवरी, जिसका बेहतर होना एक बहुत ज्यादा एक मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। आपकी जो गवर्नमेंट है वो एक हद तक इसके अंदर रोल प्ले कर सकती है, बेशक वो रोल काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा ओवरऑल इंटरनेशनल सिनेरियो विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इसके साथ साथ ये भी है कि दुआ करें कि सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 ना आए, क्योंकि अगर वो आएगी तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम इससे हाफ वैल्यूज पर डिस्कस कर रहे होंगे। ये सब चीज़ें थिंग्स विल एक्सेसरबेट, और ज़्यादा वर्सन हो जाएंगी। तो फॉर वन लाइन ये है कि पीपल शुड गेट रेडी फॉर अ वेरी टफ ईयर अहेड। रिलीफ नहीं मिल रहा अभी कोई भी। ठीक है, thank you very much Samar Rizvi. I am extremely highly obliged and highly honored कि आप तशरीफ लाए और आप बड़े शॉर्ट टाइम के ऊपर, आपको नोटिस के ऊपर हमने रिक्वेस्ट की, आपने हमारी रिक्वेस्ट मानी और आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए बड़ा टाइम करा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और फॉर हैविंग मी। नाज़रीन, इसी के साथ उसामा साहब की जो आखिरी रिमार्क्स हैं, बट एनीहाउ let's be positive, let's be on a good vibes, positive vibe, कि अल्लाह करे कि हम इस मुश्किल से निकलें। लेकिन बकौल हमारे एक्सपर्ट के और उनकी ओपिनियन के कि पाकिस्तान is going to face a big turmoil in the next in the current year ahead, और आवाम को भी सोचना पड़ेगा कि बाहर किस तरह रहना है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका कि आप लोग ने शो देखा। इंशाल्लाह आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत शुक्रिया।